वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 यूनिट 3 से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली खत्म कर लिया बच्चों। एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर हम खत्म कर चुके हैं। अब जो बचा है हमारे पास वो बचा है मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। कैसे बच्चों? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के ही फीचर्स कंबाइंड है। ऐसा कैसे? देखो बच्चों, मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में भी था। डिफरेंस इतना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट था वो होमोजीनियस इन नेचर था, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है। मतलब कि डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ कलर, क्वालिटी, साइज, ब्रांड, पैकेजिंग। हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है जैसा परफेक्ट कंपटीशन में था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोली से कैसे मैच करता है? देखो बच्चों, मोनोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म थी, इंडस्ट्री बोथ आर सेम, वो खुद प्राइस मेकर थी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम बोल सकते हैं कि फर्म खुद प्राइस मेकर होती है, टेकर नहीं होती है। ठीक है, पर कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस पे कंट्रोल तो है फर्म का, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं जितना मोनोपोली मार्केट का था। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से और भी इस तरह मैच करता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एंट्री एग्जिट जो है वो फ्री है, जैसा परफेक्ट कंपटीशन। करेक्ट एकदम। तो कुछ फीचर्स मोनोपोली से, जैसा कि मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, परफेक्ट कंपटीशन का नहीं था, तो मोनोपोली से भी मैच हो गया। तो काफी फीचर्स मैच होते हैं मोनोपोली से और कुछ फीचर्स मैच होते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। तो हम बोल देते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, सॉरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आया? अब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, मीनिंग पढ़ेंगे, एग्जांपल लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वेरी सिंपल। चलो बच्चों शुरू करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? बोल रहे आफ्टर एग्जामिनिंग द टू एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर। एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर कौन से है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन, टोटली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और मोनोपोली, बिल्कुल फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट, मोनोपोली एक्सट्रीम स्ट्रक्चर है। इन दोनों को पढ़ने के बाद अब हम फोकस करेंगे किस पे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, जहां पर विच शेयर द फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, जो दोनों ही मार्केट के फीचर्स को शेयर करता है, उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है बच्चा? ध्यान से सुनो। Monopolistic competition refers to that market situation where there are large number of buyer and seller। देखो बच्चों, बायर का और सेलर का दोनों का नंबर लार्ज है। परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर था बायर का, सेलर का। लेकिन जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो डिफरेंशिएटेड है, मतलब कि आइडेंटिकल तो नहीं है, तो डिफरेंशिएटेड है। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं बहुत सारे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, सोप की, डिटर्जेंट्स की, शैम्पूस की। इतने सारे ब्रांड्स हैं, आपस में सब सब्स्टिट्यूट हैं। एक की जगह दूसरा आप यूज कर सकते हैं, पर कोई प्रोडक्ट सेम नहीं है। एक का टूथपेस्ट दूसरे से सिमिलर नहीं है, डिफरेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, ब्रांड, क्वालिटी, पैकेजिंग, बहुत सारी चीजों में अलग हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट जो है उसके बहुत सारे सेलर्स हैं और सबका प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट भी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ कलर, क्वालिटी, साइज, ब्रांड, पैकेजिंग, क्वांटिटी, सब में डिफरेंट है। हर फर्म चाहती है मेरा प्रोडक्ट यूनिक हो। इस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मार्केट ऑफ प्रोडक्ट लाइक सोप, टूथपेस्ट, एसी एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपनी। देखो बच्चों, जहां भी आपको ये लगे कि बहुत सारे सेलर्स हैं और आपस में सब सब्स्टिट्यूट हैं प्रोडक्ट, और लेकिन सारे प्रोडक्ट एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, समझ लेना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट कंडीशन इज बहुत सारे सेलर्स होने चाहिए, फ्यू नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, एसीज, मोबाइल फोन, इन सब के कितने सारे सेलर्स हैं। इसलिए बोलते हैं उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट कैसा होता है? हेट्रोजीनियस, मतलब कि डिफरेंशिएटेड। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो हम बोल देते हैं मोनोपोली के फीचर भी हैं, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स भी यहां पर हैं, तो दोनों को मिला के बना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बोलते हैं मोनोपोली प्लस कंपटीशन मार्केट इज इक्वल्स टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म जो है वो सोल प्रोड्यूसर है पर्टिकुलर ब्रांड का। मान लीजिए एप्पल मोबाइल फोन की बात करते हैं, तो एप्पल मोबाइल फोन जो है वो अकेला एक सिंगल प्रोड्यूसर है, आईओएस बनाता है सॉफ्टवेयर। और जो बाकी अदर ब्रांड्स हैं सबका प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, सैमसंग का बिल्कुल अलग है। तो सब
फर्म्स चाहती हैं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में यूनिक हो, ठीक है। तो हर फर्म अपने प्रोडक्ट पे, अपने ब्रांड पे टोटल पूरा फोकस करती है और चाहती है सबसे अलग, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम एक बात ये सोचते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें तो एक पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से सोचें तो हर फर्म की अपने आप में ही मोनोपोली है। जो चीज एप्पल बना सकता है वो सैमसंग नहीं बना सकता, जो चीज सैमसंग बना सकता है वो वीवो ओप्पो नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ब्रांड की बात करें तो अपने आप में ब्रांड की खुद की सेल्फ मोनोपोली है, समझ रहे हो। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करें, सबको मिक्स कर दें तो बन जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो बच्चों, under monopolistic competition, each firm is the sole producer of a particular brand or a product. It enjoy a monopoly position as far as particular brand is concerned. मोबाइल फोन के अंदर हम बोलते हैं कि एप्पल की मोनोपोली है ना। डिटर्जेंट के अंदर हम बोलते हैं सर्फ एक्सेल की मोनोपोली। टूथपेस्ट के अंदर हम बोलते हैं कि कोलगेट की मोनोपोली है। ऐसे सब ने अलग अलग ब्रांड बनाए हुए हैं और सबकी अपने आप में कहीं ना कहीं मोनोपोली है। जिसकी ब्रांड लॉयल्टी मार्केट में बन गई उसकी मोनोपोली बन गई। समझ लो, आप लोग एक पर्टिकुलर सोप ही यूज करते हैं और कोई सोप यूज ही नहीं करते। आप एक पर्टिकुलर फेस वॉश यूज करते हैं, कोई और फेस वॉश यूज ही नहीं करते, क्योंकि आपके माइंड में उस ब्रांड की लॉयल्टी बनी हुई है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, मान लो हम एप्पल के अलावा कोई और फोन यूज ही नहीं कर सकते, तो हमारे माइंड में लॉयल्टी बन जाती है प्रोडक्ट के लिए कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो वो ब्रांड अगर सभी कंज्यूमर्स के माइंड में ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर दे तो उसकी मोनोपोली बन सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें, सबकी अपनी मोनोपोली बन सकती है अलग अलग। तो सिंस द वेरियस ब्रांड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो इट्स मोनोपोली पोजीशन इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन। अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक मोबाइल फोन थोड़ी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बहुत सारे ब्रांड्स को रखें आपस में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन। बहुत सारे हम टूथपेस्ट को रखें, बहुत कंपटीशन है। तो पर्टिकुलर ब्रांड में जाओ तो लगता है कि उसकी मोनोपोली उसका ही चलता है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट को देखो तो कंपटीशन बहुत है, इसलिए बोलते हैं इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली के फीचर भी मैच करते हैं और परफेक्ट कंपटीशन भी इसके क्लोज है। तो सिंस द वेरियस ब्रांड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, द मोनोपोली पोजीशन इज इफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद अब बोलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर where there is stiff competition among a large number of monopolists। मतलब कि बहुत सारे सेलर्स हैं, उन सब में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एग्जांपल दे रहा है, टूथपेस्ट मार्केट को आप बोल सकते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बच्चा टूथपेस्ट के अलावा सोप, डिटर्जेंट, शैम्पूज, ठीक है, मोबाइल फोन्स, इन सब की भी क्या है आपस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जांपल ही बोलते हैं इनको आप। उसके बाद कह रहे मान लो अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हो, आपको टूथपेस्ट लेना है तो बहुत सारे ब्रांड आपके सामने होते हैं, है ना। आप देखते हो कि पेप्सोडेंट भी सामने है, कोलगेट भी है, पतंजलि भी है, डाबर भी है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप वो चूज करते हो जो आपको पसंद है। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से आप एक चूज करते हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऑन द वन हैंड अगर हम देखें कि टूथपेस्ट जो है seems to be full of competition, बहुत सारे टूथपेस्ट है with thousands of competing brands and freedom of entry। कोई भी टूथपेस्ट ब्रांड मार्केट में आ सकता है और बेच सकता है और बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपस में। दूसरे हैंड देखें तो इट सीम्स टू बी मोनोपोलिस्टिक ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ ईच टूथपेस्ट एंड पावर टू चेंज टू चार्ज डिफरेंट प्राइस। देखो बच्चों, अब अगर हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक के हिसाब से तो बहुत सारे सेलर्स हैं, कंपटीशन भी है। तो हर ब्रांड का जो प्रोडक्ट है अपने आप में अलग है। जो बात आपको पतंजलि में मिलेगी वो शायद डाबर में ना मिले, जो बात आपको पेप्सोडेंट में मिलेगी वो शायद कोलगेट में ना मिले। तो हर ब्रांड की अपनी यूनिकनेस है, इसीलिए कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकती है, क्योंकि सबके प्रोडक्ट में अलग यूनिकनेस, सबके प्रोडक्ट में अलग फीचर्स। जो फीचर एक प्रोडक्ट में है हो सकता है दूसरा फीचर दूसरे प्रोडक्ट में वो फीचर ना हो। इसी वजह से जो फर्म्स हैं वो प्राइस ज्यादा चार्ज या कम चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सच अ मार्केट फॉर टूथपेस्ट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एग्जांपल से समझाया आपको कि टूथपेस्ट मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कैसे बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद टूथपेस्ट के अलावा सिर्फ टूथपेस्ट नहीं, एग्जांपल बहुत सारे मैंने आपको और भी बताए कि डिटर्जेंट, सोप, ठीक है, मोबाइल फोन, शैम्पूज, इन सब की भी अपनी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। अब हम आते हैं बच्चों फीचर्स पे।
तो आपने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़े थे, मोनोपोली के फीचर्स पढ़े थे, ऐसी मोनोपोलिस्टिक के फीचर भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले फर्स्ट फीचर हमारा है कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितना है। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितना है, ध्यान देना बच्चों। अगर हम नंबर ऑफ बायर सेलर की बात करें बच्चों, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप लिखोगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। बच्चों, जिस मार्केट में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उस मार्केट में क्या है कि एक सेलर के आने से या जाने से, या एक बायर के मार्केट में आने से या जाने से मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट की डिमांड बायर की वजह से या मार्केट की सप्लाई एक सेलर के जाने आने की वजह से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स। हर सेलर का या हर बायर का बहुत छोटा सा शेयर है मार्केट के अंदर। सो इंप्लीकेशन क्या है, बायर एंड सेलर अगर बहुत सारे हैं, इसकी इंप्लीकेशन क्या है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बायर जाए या आए, सेलर आए या जाए, मार्केट सप्लाई विल नॉट बी अफेक्टेड। बायर जाए या आए, मार्केट डिमांड विल नॉट बी अफेक्टेड। जब डिमांड सप्लाई इफेक्ट नहीं हो रही एक बायर सेलर से, तो प्राइस कैसे इफेक्ट हो? तो एक सिंगल बायर या सेलर के जाने आने से मार्केट प्राइस, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, ओवरऑल मार्केट इफेक्ट नहीं होती बच्चों, इसकी इंप्लीकेशन है। इस फीचर को नोट से पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, डिटेल में। तो फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बोलता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या सेलर्स इन द मार्केट। उसके बाद बोल रहा है बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखो बच्चों, सेलर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, जो प्रोडक्ट है वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। ईच फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैज अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट। So an individual firm has limited control over the market price. Large number of firms leads to competition in the market. बहुत ही सिंपल पॉइंट है। सबसे पहले ये बताया कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट उनका होमोजीनियस नहीं है, और ईच फर्म इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, अपने फ्रीडम से काम करती है, किसी पे डिपेंड नहीं है। और बहुत सारे सेलर होने की वजह से यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है बच्चों। दूसरा फीचर है, जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, डिफरेंशिएटेड इन नेचर। सुनना बच्चों ध्यान से, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट तो है दूसरे के। प्रोडक्ट जो है हर फर्म का एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो है, लेकिन अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट, आइडेंटिकल नहीं है। एक होता है कि दो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट और एक जैसे दिखते हो, ठीक है, अमूल मिल्क या वीटा डेयरी का मिल्क सब्स्टिट्यूट हैं और एक जैसे दिखते हैं। लेकिन हम सोप की बात करें, डव और अपना लाइफ बॉय, दोनों अपने आप में बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो टूथपेस्ट की बात करें, पतंजलि और कोलगेट अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट तो है, टूथपेस्ट टूथपेस्ट दोनों एक ही हो गए, लेकिन जो प्रोडक्ट की डिजाइन है, पैकेजिंग है, उसके फीचर्स हैं, वो सब डिफरेंशिएटेड है। इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल आप दोगे तो क्या दोगे बच्चों? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट के अलावा आप लिख सकते हो शैम्पूज, शैम्पूज के अलावा लिखोगे आप सोप्स। इस तरह से डिटर्जेंट, मोबाइल फोन्स, ये सब कौन से प्रोडक्ट हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सुनिएगा फीचर को डिटेल में बच्चों, क्या बोल रहा है, ईच फर्म इज इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ मोनोपोली। हर फर्म ये चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली बन जाए। हर फर्म की अपने प्रोडक्ट की अलग फीचर्स हैं, यूनिकनेस है, तो हर फर्म चाहेगी मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल्टी मार्केट में बने, कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा लें। कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ। तो वो कैसे करते हैं, कैसे एक फर्म अपने प्रोडक्ट की मोनोपोली बना लेती है? कुछ ऐसे फीचर्स डाल देती है, कुछ ऐसी चीज डालते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट और उसका प्रोडक्ट ही ले। समझ रहे हो? एग्जाम्पल है कि मोबाइल फोन्स में हम लोग सब एप्पल प्रेफर क्यों करते हैं? और ब्रांड्स भी होंगे, सबको, सब किसी को एप्पल पसंद नहीं है, बट मोस्टली हमने देखा है कि सर्वे के अकॉर्डिंग कि सब लोगों को एप्पल मोबाइल फोन चाहिए। ऐसा क्यों? उनको ऐसा उसमें क्या दिखता है? हम बोलते हैं कि एक लिविंग स्टैंडर्ड शो करता है, या एक हम बोलते हैं कि कॉन्स्पिशियस गुड है, या फिर उसका जो क्वालिटी बिल्ड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसका कैमरा जो है वो बहुत बढ़िया है। इस वजह से शायद लोग प्रेफर करते हैं। तो हर प्रोडक्ट, हर फर्म क्या करती है,
अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डालती है कस्टमर उसका अट्रैक्ट हो, उसका प्रोडक्ट ही ले। समझ रहे हो? देखना बच्चों, कह रहे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस कि ईच फर्म्स प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड on the basis of brand, size, color, shape, etc. The product of firm is close but not perfect substitute of the firm. एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरी फर्म के प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है बट सब्स्टिट्यूट है। करेक्ट है ना? हम बोल दो या फिर क्लोज है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद अब अगर सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, अगर सभी फर्म्स का प्रोडक्ट अलग अलग है, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या है बच्चों? इंप्लीकेशन का क्या मतलब है कि अगर सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? देखो बच्चों, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे सेलर्स हैं। जितने भी सेलर्स हैं, अगर किसी भी एक सेलर ने ये चाहा कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखूंगा और जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस बहुत कम है, तो लोग क्या देखते हैं, यार दोनों प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये महंगा ये सस्ता है, मैं इसे ले लेता हूं। तो यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कि जब सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है ना, तो एक बात तो ये है कि प्राइस सेम तो रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? सबका प्रोडक्ट डिफरेंट है, सबके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खास बात है, तो हर सेलर कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, ये इसकी इंप्लीकेशन। अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए प्राइस में। एक प्रोडक्ट 10,000 रुपए का है, दूसरा 50,000 रुपए का है, बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो कस्टमर इतना गैप नहीं झेल सकता। तो आपका प्रोडक्ट अलग है, ठीक है, प्राइस अलग रखो, इतना भी ज्यादा मत रखो कि आपका प्रोडक्ट बिके ही ना। वो अलग बात है कि आपके ब्रांड में कुछ बहुत ज्यादा ही खास बात है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज दैट कि बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स। एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स बायर देखता है कि कौन सा अच्छा है, therefore they are also willing to pay different price for the same product produced by different firms। और बायर सभी फर्म्स के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस ही देना चाहता है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि सबका प्रोडक्ट सेम तो है नहीं, मैं प्राइस सेम क्यों ऑफर करूं। बायर चाहता है इसका प्राइस ज्यादा बढ़िया है, इसके लिए पैसे इतने बनते हैं, इसकी वर्थ है, इसके प्राइस में कुछ बात नहीं है, इसको कम पैसे देने चाहिए, ऐसा बायर सोचता है। तो प्राइस का डिसीजन, इस पॉइंट से क्या समझ में आता है कि प्राइस का डिसीजन सिर्फ सेलर के हाथ में नहीं है, बायर के हाथ में भी है। बायर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना प्राइस देना चाहता है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि इस मार्केट में जो प्राइस पे कंट्रोल है ना फर्म का, वो फुल नहीं है, पार्शियल कंट्रोल है बच्चों। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट पे कंट्रोल है फर्म का, वो पार्शियल कंट्रोल है, क्योंकि बायर के डिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना प्राइस देना चाहता है, ठीक है। तो दिस गिव्स सम मोनोपोली पावर टू इंडिविजुअल फर्म टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस फॉर इस प्रोडक्ट। अगर किसी फर्म का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत खास है, तो वो फर्म अपने प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि ओवरऑल मार्केट के अंदर, मान लो हम बात करते हैं डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट्स में सर्फ एक्सेल की मोनोपोली है। क्यों है? सर्फ एक्सेल ने कुछ ऐसा दिया कि सारे डिटर्जेंट्स पीछे हो गए, वो आगे हो गए। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें मोनोपोली क्रिएट हो सकती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ही, ठीक है बच्चों। आपका ब्रांड कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ खास बात होनी चाहिए तभी। उसके बाद अब जो नेक्स्ट फीचर है बच्चों, वो है सेलिंग कॉस्ट। बच्चों, सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो आप प्रमोशन करते हो, प्रमोशनल कॉस्ट हम बोल देते हैं। प्रमोशन करते हो या एडवर्टीजमेंट करते हो, तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी करना पड़ रहा है, प्रमोशन, सेल प्रमोशन हम बोलते हैं, पब्लिसिटी या फिर हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, जितना भी खर्चा आपका प्रोडक्ट को बेचने में आता है, उसको बोलते हैं हम सेलिंग कॉस्ट। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखो, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, सभी फर्म्स को कस्टमर को इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी, मार्केट में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारे प्रोडक्ट में ये बात है, हमारा प्रोडक्ट में खास बात, खास फीचर ये है और ये इतने का मिलता है। जब तक बायर को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, बायर इतने सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में कैसे जान पाएगा कि कौन से प्रोडक्ट में क्या है? बायर हर एक प्रोडक्ट खरीद के नहीं देखेगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, किस लिए? बायर को नॉलेज देने के लिए। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
और सबसे खास बात, सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक फर्म्स को एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा करना होता है बच्चों। सब कुछ इस पर डिपेंड है। एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, इनके प्रोडक्ट की मार्केट बिल्कुल गिर सकती है। सुनना ध्यान से, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन products are differentiated and these differences are made known to buyers through selling cost। जो डिफरेंस हमारे प्रोडक्ट में है उसे बताना है ना, किसको बताना है? बायर्स को। कैसे बताएंगे? थ्रू सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस incurred on marketing, sales promotion, advertisement of the product। Such costs are incurred to persuade the buyers to buy a particular brand। ये खर्चा क्यों किया जाता है? एडवर्टीजमेंट। देखो बच्चों, एडवर्टीजमेंट को देख के कई बार अट्रैक्ट होते हैं और जाके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अच्छा, इस एड में ये दिखा है, डीयू की एड आती है, आप देखते हो, तो इतनी सारी एड्स आती है कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया जाता है एड के थ्रू ही। एडवर्टीजमेंट माइंडसेट क्रिएट करता है कस्टमर का कि ये तो मैं पक्का लूंगा, इसमें ये बात है। तो एडवर्टीजमेंट कुछ खास ऐसी बनाते हैं वो कि कस्टमर अपने आप चला आता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। समझ में आया? तो अब रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल गिव द विंग्स, ऐसी एडवर्टीजमेंट आई थी, आपने देखा होगा। तो एनर्जी ड्रिंक के लिए ऐसा कुछ दिखाया कि कस्टमर खरीदेगा। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ऐसा करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? कुछ ऐसा कुछ करें कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, प्रोडक्ट को खरीद ले। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा ही क्रिएट कर देते हैं, इतना होता भी नहीं है, कस्टमर बस प्रोडक्ट को ले ले, ऐसा भी होता है बच्चों। तो एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर का एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ड्यू टू दिस रीजन सेलिंग कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सेलिंग कॉस्ट का खर्चा बहुत ज्यादा है, उसे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, ताकि अपने प्रॉफिट जब निकाले फर्म तो ये देखे हमने कितना खर्चा किया था एडवर्टीजमेंट पे, वो भी निकालना है उसको। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। हमने पढ़ा था बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में सबका प्रोडक्ट सिमिलर है, आइडेंटिकल है, कोई जरूरत ही नहीं होती एडवर्टीजमेंट करने की, ठीक है। मोनोपोली के अंदर भी सेलिंग कॉस्ट नहीं थी। अगर मोनोपोली को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक रेलवेज में इंफॉर्मेशन देनी है, तो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में डालना पड़ता है, तो इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए हम बोलते हैं वहां पे ऐड हो सकती है मोनोपोली में, अदरवाइज सेलिंग कॉस्ट नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों मार्केट में आप कंपेयर करो, परफेक्ट कंपटीशन में नो सेलिंग कॉस्ट, मोनोपोली में नो सेलिंग कॉस्ट बट ओनली फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस, मोनोपोलिस्टिक में हाई सेलिंग कॉस्ट। करेक्ट है ना? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फीचर आता है आपका मोनोपोलिस्टिक का, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ध्यान से सुनना बच्चों, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट या फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में था कि कोई भी फर्म मार्केट में एंटर भी कर सकती है और लीव भी कर सकती है। अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स को लग रहा है कि हमें प्रॉफिट होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो फर्म मार्केट को लीव नहीं करेंगी, उल्टा नई फर्म उनको देख के एंटर करेंगी। अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स को लग रहा है कि अब लॉस होगा या लॉस हमें बेयर करने पड़ रहे हैं, हम मार्केट में स्टेबल नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो फर्म एग्जिट भी हो जाती है। तो फर्म एग्जिट और एंट्री जो करती हैं वो ये देखकर करती हैं कि प्रॉफिट है या लॉस। तो एनी फर्म कैन एंटर और लीव द मार्केट अकॉर्डिंग टू देयर विश, देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना। अब इसकी इंप्लीकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंप्लीकेशन सेम एज परफेक्ट कंपटीशन, कि अगर एंट्री फ्री है और मार्केट में हो रहे हैं फर्म्स को अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या होगा बच्चों? न्यू फर्म्स एंटर करती हैं, न्यू फर्म्स एंटर करती हैं तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ने से, और नंबर ऑफ सेलर्स जब बढ़ते हैं मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट होती है, जिससे प्राइस कम हो जाता है, और प्राइस कम होते ही फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाती है बच्चों। उसका उल्टा ये था कि अगर लॉस हो रहे हैं मार्केट में तो फर्म लीव करेंगे, मार्केट को लीव करेंगे तो नंबर ऑफ सेलर्स कम होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ा सकते हैं। जब प्राइस बढ़ना शुरू होगा तो अब लॉस नहीं होगा, अब फर्म्स को प्रॉफिट नॉर्मल दोबारा से होने लगेंगे। तो एट द एंड होने कौन से प्रॉफिट है? नॉर्मल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे। मोनोपोली को थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एंट्री में रेस्ट्रिक्शंस थी। परफेक्ट कंपटीशन में भी एंट्री फ्री थी, एग्जिट फ्री था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एंट्री एग्जिट फ्री है। तो परफेक्ट कंपटीशन को और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, दोनों ही मार्केट को लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होंगे बच्चों? नॉर्मल, ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। वेरी सिंपल, ये बहुत अच्छा फीचर होता है बच्चों। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट
Under monopolistic competition, firms are free to enter into or exit from industry at any time they wish. Free entry and exit means that there are no barriers before the firm for entering into industry and leaving the industry. कोई barrier नहीं है, कोई restriction नहीं है. New firms can enter when they find that कि अब profit होगा, अब normal या हो रहा है तो हम enter कर जाएंगे. अगर फर्म को लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो लीव भी कर सकती है. इसका इंप्लीकेशन क्या है बच्चों कि प्रॉफिट कौन से होने हैं आपको? नॉर्मल. नीदर अबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर एनी लॉस. सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा परफेक्ट कंपटीशन को भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी. ये आपके चार फीचर हो गए. सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. दूसरा कि प्रोडक्ट कैसा होता है, हमने बोला डिफरेंशिएटेड होता है. तीसरा सेलिंग कॉस्ट होती है या नहीं, हमने बोला होती है. और चौथा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है बच्चों आपका लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. बच्चों लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स को और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं है. क्यों नहीं है? देखो बच्चों, बायर की बात करते हैं. बायर जाता है प्रोडक्ट मार्केट में जहां से गुड्स परचेज करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. आप लोगों ने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट इंकर होती है, राइट? एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन वगैरह. तो एडवर्टीजमेंट देखकर बायर इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चला जाता है. जब प्रोडक्ट को खरीदता है तो देखता है कि इस प्रोडक्ट में से कोई बात ही नहीं है. ऐसे प्रोडक्ट तो और भी थे सेम क्वालिटी के, प्राइस उनका इससे भी कम था, मैं वो ले लेता. पर कस्टमर ने लिया क्यों? एडवर्टीजमेंट देख के. कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट देखकर हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर देखते हैं इसमें तो वो बात ही नहीं है यार. तो एडवर्टीजमेंट जो होती है ना बच्चों, सेलिंग कॉस्ट जो होती है, वो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के माइंड में आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी क्रिएट कर देती है अपने प्रोडक्ट के लिए कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है. समझ रहे हो? टायर्स की एड आती है, डीओस की एड आती है, एनर्जी ड्रिंक्स की एड आती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एड आती है. सब में क्या दिखाते हैं कि इतनी ज्यादा सुपीरियरिटी दिखा देते हैं, कस्टमर लेने चला जाता है, लेकिन वो बाद में देखता है क्वालिटी उसकी बहुत बेकार है. तो बच्चों, सेलिंग कॉस्ट की वजह से कस्टमर के माइंड में जब आर्टिफिशियल ब्रांड की सुपीरियरिटी क्रिएट हो जाए कि ये बहुत बढ़िया है, पर एक्चुअल में वो ना हो, इसका मतलब एक कस्टमर को पूरी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एड देख के समझ जाता है कि इसमें ये है. तो एडवर्टीजमेंट सब कुछ थोड़ी बता देगी बच्चों. तो बायर को एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है. इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी फर्म्स हैं, सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, किस किस प्रोडक्ट की जानकारी बायर को होगी? तो इतने सारे फीचर्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, उसकी नॉलेज हमें होती है. जो हम यूज नहीं करते उसके बारे में हमें नहीं पता होता, बहुत कम पता होता. कितने सारे प्रोडक्ट, किस किस को हम यूज करेंगे? तो हम बोलते हैं कि बायर्स को लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, और जो सेलर हैं उनको इनपुट मार्केट की जानकारी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सबके लिए अलग अलग तरह के इनपुट्स चाहिए. तो बायर और सेलर को दोनों को ही लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है. और दूसरा, सेलर्स जो हैं वो कभी कभी बायर्स के लिए भी लैक ऑफ नॉलेज रखते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि बायर मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कितने देगा. जब मार्केट में प्रोडक्ट को उतारा जाएगा, जब मार्केट का कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि बायर सेलर को कितने प्राइस प्रोडक्ट के देना चाहता है. तो अभी नहीं पता. तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. तो मार्केट में लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था बच्चों? सेम प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट एक ही है और प्राइस भी कांस्टेंट है. तो बायर को परफेक्ट नॉलेज थी प्रोडक्ट मार्केट के बारे में, और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज थी इनपुट मार्केट के बारे में. लेकिन यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज नहीं है बच्चों. क्या बोलता है, सुनना ध्यान से. बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन. सेलिंग कॉस्ट क्रिएट artificial superiority in the minds of consumers, and it become very difficult for a consumer to evaluate differentiated products. As a result, particular brand या product जो highly priced है is preferred by consumer, even other less priced products are of same quality. गलती से एडवर्टीजमेंट देख के कंज्यूमर हाई प्राइस गुड्स को एड देख के ले लेता है, लेकिन एक्चुअल में और प्रोडक्ट भी होते हैं जिनकी क्वालिटी सेम होती है और वो सस्ते होते हैं. तो एडवर्टीजमेंट की वजह से, आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी बनने की वजह से बायर को नॉलेज पूरी नहीं हो पाती है. जब तक प्रोडक्ट को लेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट कैसा है और कितने प्रोडक्ट कंज्यूमर ले लेगा. इसलिए लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज हम यहां बोल सकते हैं. उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट आपका फीचर आता है प्राइसिंग डिसीजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है.
ध्यान से सुनना, प्राइसिंग डिसीजन। देखो बच्चों, अब तक आपने परफेक्ट कंपटीशन में ये पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म का कोई कंट्रोल नहीं था प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने में, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस सेट कर रही है। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। फिर आपने पढ़ा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में क्या पढ़ा कि फर्म का प्राइस पे कंप्लीट कंट्रोल है, क्योंकि मोनोपोली खुद अकेला सेलर है, वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है। तो मोनोपोली में पढ़ा हमने कि फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। इस तरह से मोनोपोलिस्टिक में क्या है, सुनो ध्यान से। मोनोपोलिस्टिक में सोचो कि क्या होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म जो है वो खुद प्राइस सेट करती है, हमें पता है, क्योंकि किसी से प्राइस लेती नहीं है। मोनोपोलिस्टिक फर्म प्राइस खुद सेट करती है, मतलब कि प्राइस मेकर तो खुद हुई। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी फर्म को लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मेरे प्रोडक्ट में कुछ खास बात है, यूनिकनेस है, हम प्राइस बहुत हाई सेट करते हैं, कर दो। बहुत सारे प्रोडक्ट और भी हैं। अगर बायर ने वो प्राइस आपको दिया ही नहीं, आपका प्रोडक्ट तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स पे भी डिपेंड करता है कि बायर्स कितना प्राइस देना चाहते हैं मेरे प्रोडक्ट। अगर मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल्टी मैंने क्रिएट कर दी है कस्टमर के माइंड में, कस्टमर कितना प्राइस मुझे दे देगा, तब मैं प्राइस हाई सेट कर सकता हूं। कस्टमर नहीं देना चाह रहा मेरे प्रोडक्ट के प्राइस, तो मेरा प्राइस हाई रखना बेवकूफी है, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, कस्टमर को भी पसंद नहीं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या रखा जाए। आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को कितना पसंद है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए। देखो बच्चों, हम बात करते हैं सोप की। सोप्स में बहुत सारे सोप है। डव है, लाइफ बॉय है, लक्स है ना, संतूर है, रेक्सोना है, नीम है, बहुत सारे सोप्स हैं। डव के प्राइस ज्यादा है, छोटा सा सोप है, प्राइस बहुत ज्यादा है। फिर भी बहुत सारे कंज्यूमर्स उस सोप को खरीदते हैं, क्योंकि डव ने कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड के लिए कुछ लॉयल्टी क्रिएट कर रखी है। तो डव कैन चार्ज हाई प्राइस, बट लाइफ बॉय कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस जितना डव के लिए चार्ज होता है। तो बच्चों, बायर पे भी डिपेंड है कि बायर के माइंड में प्रोडक्ट की क्या इमेज बनी, करेक्ट है ना। तो प्राइसिंग डिसीजन जो है वो सिर्फ सेलर पे नहीं बल्कि बायर पे भी डिपेंड करता है। तो क्या हम फर्म को बोल सकते हैं कि पूरी पूरी फर्म प्राइस मेकर है? नहीं, फर्म प्राइस मेकर भी नहीं है, प्राइस टेकर भी नहीं है। वहां पे फर्म का पार्शियल कंट्रोल है। सुनना ध्यान से बच्चों, अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नीदर अ प्राइस टेकर nor a price maker. However, by producing a unique product or establishing a particular reputation about product, each firm has partial control over the price. The extent of power to control the price depend upon how strongly the buyers are attached to his brand. समझ में आया बच्चों? कितना बायर आपके प्रोडक्ट से अटैच है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्राइस आपको क्या रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फीचर और लास्ट फीचर है बच्चों, वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने ये फीचर नहीं पढ़ा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है वो आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि सभी प्रोडक्ट का प्राइस अगर सेम रखें तो नहीं रख सकते, क्योंकि सबका प्रोडक्ट अलग अलग फीचर का है, सबका प्राइस अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं प्राइस से, तो आप नहीं कर पाएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस से कंपटीशन। क्यों? कंपटीशन कैसे करते हैं प्राइस से? कि मेरा प्राइस मार्केट में सबसे कम हो तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। पता है, आपका प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस आप कम करोगे, दूसरा सेलर भी प्राइस कम करेगा, आप कॉस्ट से कम तो बेचोगे नहीं, ठीक है, प्रॉफिट तो आप भी कमाओगे। तो यहां पर क्या होता है कि मार्जिन जो होता है कॉस्ट और प्राइस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत कम होता है। अब देखो, सोप के अंदर जो पैसे बचते हैं रिटेलर्स को, वो 1 रुपए 2 रुपए बचते हैं ना। तो ये चीज मार्केट में है कि अगर आपका प्राइस बहुत ज्यादा कम हुआ तो आपको लॉस होगा, बहुत ज्यादा रखोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो आप क्या करते हो? प्राइस से कंपटीशन नहीं करते। मोनोपोलिस्टिक में जो फर्म्स है वो प्राइस से कंपटीशन नहीं करती,
मोनोपॉलिस्टिक में जो खास बात है ना, जो बेस है, वो है कि आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस कितनी है, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन कितनी है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो मोनोपॉलिस्टिक में जो फर्म्स हैं वो कंपटीशन जो करती हैं वो नॉन प्राइस कंपटीशन करती हैं, स्कीम्स देती हैं, ऑफर्स देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं। तो नॉन प्राइस कंपटीशन मींस कंपटीशन अदर देन प्राइस। सेलिंग कॉस्ट से कंपटीशन करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं, प्राइस से कंपटीशन नहीं करती हैं। सुनना ध्यान से बच्चों, इन एडिशन टू प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन आल्सो एग्जिस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन होगा पर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ज्यादा क्या करेंगे आप? नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर्स टू competing with other firms by offering free gifts, marketing favorable credit terms without changing price of their own product। समझ में आया? प्राइस चेंज बहुत कम कर रहे हैं, बाकी स्कीम्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। कुछ और बाय 3 गेट 1 फ्री दे दिया, ऐसे ऑफर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। बाय 3 गेट 2 दे दिया, ऐसे ऑफर्स निकाल रहे हैं। बाय 3 गेट 2 बोल रहा हूँ, बाय 3 गेट 2 फ्री बोल दिया, बाय 3 गेट 5 हो गया, मतलब ऐसे ऑफर्स निकालते हैं। उसे बोलते हैं हम बच्चों नॉन प्राइस कंपटीशन। ऐसे एग्जांपल देखा होगा आपने कुछ रियलिटी में, कि आपने कोई डिटर्जेंट लिया, आपको बकेट फ्री दे दिया। आपने कोई टी का पैकेट लिया, चाय, तो आपको साथ में स्पून या ग्लास गिफ्ट कर दिया। इस तरह से होता है, बाउल गिफ्ट कर दिया। ये होता है बच्चों नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने ये देखा कि यहाँ पर प्राइस कंपटीशन भी है थोड़ा बहुत, और नॉन प्राइस कंपटीशन भी यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, एक फीचर ही मान लो इसको, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं बच्चों, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एज लाइक मोनोपोली। क्योंकि अगर मोनोपोलिस्टिक फर्म्स को ज्यादा बेचना है तो प्राइस रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, और प्राइस बहुत हाई करेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस या कांस्टेंट तो होते नहीं बच्चों, जो परफेक्ट कंपटीशन में होते थे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बट मोनोपोली से अलग होगा। वो क्या अलग होगा आप ध्यान से देखना। अभी आप ये देखो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। तो अगर ये लोग ज्यादा बेचना चाहते हैं, इफ अ फर्म वांट टू सेल मोर, देन फर्म हैव टू रिड्यूस द प्राइस। ये हमने मोनोपोली में भी पढ़ा है बच्चों। उसके बाद डायग्राम में देखो बच्चों, तो डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, डिमांड कर्व जो वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व मोनोपोली से अलग कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और सुनो, कि एआर कर्व को, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू कर्व को आप डिमांड कर्व बोलते हैं, आपको पता है। अगर एआर फॉल होगा तो आपकी एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एडिशनल सेल ऑफ यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि एमआर की बात कर रहा हूं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू भी आपकी फॉल होगी अगर आपका एआर फॉल हो रहा है तो। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, एआर फॉल, एमआर फॉल, बट एमआर फॉल फास्टर, देयरफॉर एमआर इज ऑलवेज लेस देन एआर। ये आपने ध्यान दिया होगा। तो एमआर जो है हमेशा एआर से कम होता है, आपको ध्यान रहे। अब मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व मोनोपोली के डिमांड कर्व से डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्यों है, क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, ये हम भी पहले कर चुके हैं रेवेन्यू में। क्या किया था कि डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों ही इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट्स हैं। दोनों का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, मोनोपोली मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, यूनिक प्रोडक्ट होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। व्हेन सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, देन डिमांड इज इनइलास्टिक। आपने ऐसा पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं और आपस में क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। हायर द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, हायर द इलास्टिसिटी, मोर द इलास्टिसिटी, पढ़ा था ना आपने। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कब होगा, डाउनवर्ड तो होगा बट मोर इलास्टिक। मोनोपोली मार्केट में डिमांड कब डाउनवर्ड तो होगा बट लेस इलास्टिक होगा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, और नहीं अवेलेबल तो लेस इलास्टिक। ऐसा यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये मोनोपोली का है और ये मोनोपोलिस्टिक का है। ये आपका लेस इलास्टिक हो गया एआरएमआर, और जो मोनोपोलिस्टिक का है वो मोर इलास्टिक। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद इसके बाद अब हम आते हैं बच्चों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म
अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो बच्चों, हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी ये चीज पढ़ी कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है, एमआर और एमसी अप्रोच से पढ़ा, जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी मार्जिनल रेवेन्यू से आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर, या फिर हम बोलते हैं कि एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशन हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में पढ़ के आ चुके हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम, दैट इज एमआर इक्वल्स टू एमसी एंड एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। इसको आप लिख सकते हो कि एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। ये आप ध्यान रखें बच्चों, करेक्ट है। अब इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनेगा कैसे, आप ध्यान देना। उसके बाद बताऊंगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को शॉर्ट रन में कौन कौन से प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, तीनों ही मार्केट में जो फर्म का इक्विलिब्रियम है वो एमआर एमसी अप्रोच से आप निकाल सकते हो। कंडीशन हमेशा सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी सर? एमआर इक्वल्स टू एमसी एंड एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। ठीक है, तो एमआर एमसी अप्रोच में सबसे पहली जो कंडीशन है बच्चों वो ये है कि एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। अब सबसे पहली बात यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू की शेप क्या होती है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर एवरेज रेवेन्यू फॉल होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल होगी और एमआर फास्टर फॉल होगा। एक बात ध्यान रहे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एमआर और एआर मोर इलास्टिक होंगे, सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो आप मोर इलास्टिक बनाओगे बच्चों। मोनोपोली में लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक। ठीक है, तो आपका जो एमआर एआर बनेगा बच्चों वो मोर इलास्टिक बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एमआर को, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है बच्चा। इसको आप देखो मैं फ्लैटर कर रहा हूं, ये स्टीपर होता है इस तरह से, जितना ऊपर करेंगे ये फ्लैटर होगा। अभी आपका एमआर बनाएंगे हम फ्लैटर, करेक्ट एकदम। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, दिस इज फ्लैटर। और एमसी की शेप सबको पता है क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट की शेप यू शेप होती है बच्चों। तो आप मार्जिनल कॉस्ट को बनाएंगे यू शेप। ये बनाने के बाद आपका एक पॉइंट आता है आपके पास, दैट इज ई पॉइंट। इस पॉइंट पे जो आपकी आउटपुट है, मान लो ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट है, ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट में आपका इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ई पॉइंट पर एमसी इक्वल्स टू एमआर है, एमसी इक्वल्स टू एमआर है, और इसके बाद एमसी बड़ा है एमआर से, करेक्ट है। तो आपका इक्विलिब्रियम होता है पॉइंट ई पे, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा मोनोपोलिस्टिक फर्म का इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम बनाने के बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों शॉर्ट रन की। देखो बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी फर्म को तीन तरह के प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है, हो सकते हैं। सबसे पहला, एक फर्म शॉर्ट रन में अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। कब अर्न कर सकती है? जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। देखो बच्चों, जो हमने ये डायग्राम बनाया था जिसमें हमने बोला एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी मोर देन एम आर, इसे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। बहुत फर्क है बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन में और अबनॉर्मल प्रॉफिट में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन मींस फर्म का इक्विलिब्रियम। बच्चों, कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होते हैं। अब मैक्सिमाइजिंग कंडीशन प्रॉफिट अलग है और अबनॉर्मल प्रॉफिट्स अलग हैं।
मैक्सिमाइजिंग कंडीशन देखनी है तो एमआरएमसी से देखेंगे, इक्विलिब्रियम देखेंगे। जब जब प्रॉफिट्स निकालने होंगे, अब नॉर्मल नॉर्मल या लॉस, तो आप एआर एसी कंपेयर करेंगे। ये ध्यान दो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स की कंडीशन है एआर ग्रेटर देन एसी। अगर आप ये देखें शॉर्ट रन में, तो किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। वो तब होंगे अगर शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक फर्म की एवरेज रेवेन्यू बराबर आ रही होगी एवरेज कॉस्ट के। इसको आप जीरो प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ब्रेक इवन प्रॉफिट बोल लो, ब्रेक इवन पॉइंट बोल लो। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। समझ में आ रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर भी इसको प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो हम इसको प्रॉफिट नॉर्मल बोल देते हैं बच्चों। तीसरा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को लॉस भी हो सकता है। अब नॉर्मल लॉस वो कब होगा? जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू जो होगी वो कम होगी और एवरेज कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी, तो फर्म को होगा लॉस। ये तीनों प्रॉफिट लॉस कंडीशंस हम शॉर्ट रन में दिखा सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब सबसे पहले दिखाऊंगा आपको मैं अब नॉर्मल प्रॉफिट विद हेल्प ऑफ डायग्राम, उसके बाद बताऊंगा अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट, फिर बताऊंगा लॉस। तीनों प्रॉफिट लॉस करने के बाद हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक को कौन से प्रॉफिट होते हैं फर्म को। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बच्चों अब नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। तो एक फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट्स तब होते हैं जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगी किससे? एवरेज कॉस्ट से। देखो बच्चों, फिर से प्रैक्टिस करते हैं डायग्राम्स की। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? एम आर एंड ए आर। पता है ना आप लोगों को, एम आर और ए आर। ये आपका एम आर हो गया बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपका ए आर हो गया बच्चों, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट आपका यू शेप होता है। इतना आप सबको अच्छे से आ गया होगा बच्चों कैसे बनाते हैं। तो आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो स्टीपर सॉरी फ्लैटर होगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ध्यान रखना। एमसी आपका यू शेप होता है। जहां एमसी इक्वल्स टू एमआर है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप आउटपुट को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे अगर आपको देखना है कि प्राइस कितना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों? सबसे पहले आपने क्या किया? आपने ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट ले लिया। वो कैसे आया? जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट था वहां आउटपुट भी आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे प्राइस कितने हैं। तो पता चला कि प्राइस आपका यहां तक है जहां तक आउटपुट एआर को टच कर रही है। इसको आप नाम दे दो बी। ये आपका प्राइस हो गया ओपी, या फिर बी से लेकर क्यू तक। यहां पे आप लिखते हो रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यहां तक बच्चों मैंने अब तक इक्विलिब्रियम बनाया है और ये देखा है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू मतलब कि डिमांड कर्व, तो ए आर यानी कि प्राइस कितना है। तो अगर आपका ए आर एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ध्यान देना बच्चों, प्राइस के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से प्राइस तक एक्सटेंड करेंगे तब पता चलेगा ना प्राइस कितना है, ए आर कितना है। ए आर तक एक्सटेंड करो बच्चों। तो एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो है बच्चा बी से लेकर क्यू तक। ये आपका एवरेज रेवेन्यू है बी से लेकर क्यू तक। अब आपको दिखाना है अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब ए आर बड़ा होगा एसी से। ए आर तो आपने दिखा दिया बी से लेकर क्यू तक है, अब एसी भी दिखा दो। एवरेज कॉस्ट कहां बनना चाहिए? ऑब्वियस ए आर के नीचे, क्योंकि ए आर बड़ा है एसी छोटा है, तो एसी कहां बनना चाहिए? ए आर के नीचे, और यू शेप होता है। और इस तरह बनाए कि एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा हो, ऐसा आप दिखाएंगे। अब देखो ध्यान से कि ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है। देखो बच्चों, आउटपुट जो है एवरेज कॉस्ट को यहां कट कर रही है, तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। करेक्ट है एकदम। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है? इसको नाम दे दो सी। सी से लेकर क्यू तक। अब आपको निकालना है प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपके पास ए आर और एसी है तो उससे निकलेगा पर यूनिट। टोटल निकलता है टीआरटीसी से। तो पर यूनिट कैसे निकलेगा? ए आर माइनस एसी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट।
ए आर कितना है बच्चों, बी से लेकर क्यू तक, ए सी कितना है, सी से लेकर क्यू तक, माइनस करना है हमें बी क्यू में से सी क्यू। अब प्रॉफिट जो बचा वो बचा बी से लेकर सी तक, ये है पर यूनिट प्रॉफिट। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ बच्चों, बहुत बार कर चुके हो आप। जो पर यूनिट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, आउटपुट से। आउटपुट क्या लोगे, P1 से लेकर C तक। इस पोर्शन को और इस पोर्शन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, P1C, आपके पास पूरा बॉक्स आ जाएगा। P1CB, ये है आपका टोटल एरिया ऑफ प्रॉफिट। तो एरिया निकालने के लिए क्या किया आपने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, मतलब प्रॉफिट पर यूनिट इंटू आउटपुट कर दिया, आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। ये आपका होगा बच्चों सारा सुपर नॉर्मल यानी कि अब नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को सुपर नॉर्मल के अलावा नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। उसकी कंडीशन है ए आर इक्वल्स टू ए सी। क्या है बच्चों, ए आर इक्वल्स टू ए सी। ध्यान से सुनना। अब बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है बच्चा, ए आर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ए आर इक्वल्स टू ए सी। सेम एज फिर से डायग्राम बनाएंगे, एम आर ए आर प्लॉट करेंगे आप। ये आपका एम आर, ये आपका ए आर, करेक्ट है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां से आउटपुट आपके पास आ गई ओ से लेकर क्यू तक। इतना बहुत सिंपल है, इतना सबको समझ में आ जाता है बच्चों। इसके बाद अब ये देखना है आपको कि कंडीशन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। कंडीशन है ए आर इक्वल्स टू ए सी। तो आप ए आर के लिए पहले एक्सटेंड करते हैं आउटपुट को, ताकि पता चल जाए ए आर कितना है। जब ए आर पता चलेगा उसके बेस पे ही मैं ए सी बनाऊंगा ना बच्चों। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है वो है ओ से लेकर पी तक या ए से लेकर क्यू तक। अब कंडीशन है ए आर इक्वल्स टू ए सी, जितना ए आर उतना ए सी। तो एवरेज कॉस्ट को कहां बनाया जाएगा, बिल्कुल टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट बनाओ ए पॉइंट पे, और मिनिमम पॉइंट को यहां पे इस तरह बनाना कि एमसी एसी को कट कर रहा हूं मिनिमम पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे आप देखो, यही आपकी एवरेज कॉस्ट है, यही आपकी एवरेज रेवेन्यू है। देखो बच्चों, एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो ए क्यू है, और जो एवरेज कॉस्ट है वो भी आपकी ए क्यू है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका हुआ ए पॉइंट पे। समझ में आ रहा है, ए पॉइंट पे आपका हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ गैप वैप नहीं आएगा। यही आपका इस पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट है, जितनी कॉस्ट उतनी रेवेन्यू। समझ में आया बच्चों। इसके बाद शॉर्ट रन में फर्म को लॉस भी हो सकते हैं। लॉस कब होंगे, जब एवरेज रेवेन्यू कम होगी, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। तो फर्म को लॉस तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू कम होगी, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, उसके लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आपको चाहिए अगेन एम आर और ए आर। ये आपका एम आर और ये आपका ए आर, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। अब एवरेज रेवेन्यू आपकी कम होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट को आप कहां बनाएंगे सर, ए आर से भी ऊपर बनाएंगे, ताकि ये दिखे कि लॉस हो रहा है। एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू से भी ज्यादा बनाएंगे, कि कॉस्ट ज्यादा आएगी तभी फर्म को लॉस होगा। ये आपका आउटपुट है ओ से लेकर क्यू तक। इसको आप और एक्सटेंड करेंगे, किस लिए, किस लिए बोलो बच्चों, कि आपको पता चल जाए कि प्राइस कितना है। तो आपका प्राइस इतना आ गया, ये आपको पता चल गया कि मेरा ओ से लेकर पी तक प्राइस है, या फिर ए से लेकर क्यू तक मेरा ए आर है, यानी प्राइस। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब एवरेज कॉस्ट को कहां बनाए, एवरेज कॉस्ट को आप ए आर से भी ऊपर बनाए, तभी आपको दिखेगा कि लॉस है। देखो बच्चों, एवरेज कॉस्ट को आप इस तरह बनाए, एमसी एसी को काट रहा है मिनिमम पॉइंट पे। अब आप क्या करें कि एसी जानना है ना कितना है, तो
AC के लिए आउटपुट को और एक्सटेंड करें तो इतनी आपकी एवरेज कॉस्ट है बच्चों। B से लेकर Q तक आपकी एवरेज कॉस्ट है, बोले तो इतनी। तो यहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम है, तो आपको लॉस तो पक्का होगा। ये सारा जो आपका होगा ये होगा लॉस। बच्चों लॉस जो होगा वो होगा बी से लेकर ए तक। आपका ए आर माइनस ए सी करोगे, ए आर आपका है ए से लेकर क्यू तक, समझ में आ रहा है। ए सी आपका है बी से लेकर क्यू तक, तो आपको बी ए का जो है ना वो लॉस है बच्चा। और टोटल लॉस जो है वो कितना होगा? टोटल लॉस के लिए आप क्या करते हो, बी ए यानी पर यूनिट लॉस है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो आउटपुट से, यानी कि पी से लेकर ए को मल्टीप्लाई कर दोगे। P1 P A B ये जो पूरा एरिया आया ये आपका है बच्चों लॉस। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी लॉस हो सकता है, किसी भी फर्म को लॉस हो सकता है बच्चों, जब किसी भी फर्म की एवरेज रेवेन्यू कम हो और एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो तो फर्म को लॉस भी हो सकते हैं। उसके बाद ये सारा जो था बच्चों ये था शॉर्ट रन में। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में एक खास चीज बताऊंगा आपको मैं, जो किसी मार्केट में नहीं थी इस मार्केट में हो सकती है। तो ध्यान से सुनना कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक को कौन से प्रॉफिट होंगे। सर ये तो आप बता चुके हो, क्या बता चुका हूं बच्चों कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री एग्जिट तो फ्री होता है। जब एंट्री एग्जिट फ्री होता है तो बोलो, एंट्री एग्जिट जब फ्री होता है तो प्रॉफिट कौन से होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होंगे? आप लिखोगे ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट होने की वजह से मोनोपोलिस्टिक को लॉन्ग रन में होंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कंडीशन क्या होगी? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ध्यान रखना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब एक बात आपको याद दिलाता हूं बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था। मैं अभी बात करता हूं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम कंडीशन थी, AR इक्वल्स टू LAC। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम कंडीशन है, AR इक्वल्स टू LAC। समझ में आ रहा है? मैं यहां बनाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन का फिर से लॉन्ग रन का डायग्राम, और यहां बनाऊंगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का बना रहा हूं मैं लॉन्ग रन। दोनों को लॉन्ग रन में होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है ना? दोनों को लॉन्ग रन में होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और कंडीशन होती है, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, AR इक्वल्स टू LAC। AR इक्वल्स टू LAC। अब देखना बच्चों, सबसे पहले आप जो चैप्टर जो टॉपिक कर रहे हो उसका लॉन्ग रन का डायग्राम जान लो कि यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप बनाते हो मार्जिनल रेवेन्यू, ये MR बन गया आपका, करेक्ट एकदम। ये आपका AR बन गया, ये आपका बन गया मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे। एवरेज रेवेन्यू के लिए आपने क्या किया बच्चों? एक्सटेंड किया AR तक। ये पता चल गया आपको कि आपका लॉन्ग रन में AR कितना है, तो O से लेकर P तक आपका एवरेज रेवेन्यू है, A से लेकर Q तक आप बोल सकते हो कि आपका एवरेज रेवेन्यू है। अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब AR इक्वल टू LAC होगा। तो आप जब LAC बनाएंगे, फ्लैटेड बनाएंगे, यहां से टेंजेंट होता हुआ U शेप LAC आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, U शेप LAC आप बनाएंगे जो कि इस तरह से बनेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम तो ये रहा। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको हो रहा है वो A पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन जो
एल ए सी लॉन्ग रन में, जो एल ए सी है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो मिनिमम है पॉइंट बी पे। आपको याद है बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में जो फर्म्स थी वो एल ए सी के मिनिमम पॉइंट पे ही ऑपरेट करती हैं। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को मिनिमम पॉइंट पे ही नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट बाद में है। एक्चुअल में देखा जाए तो हर फर्म को लॉन्ग रन में, जहां पे उनका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, वहां ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो ये हो जाता है, इसलिए बोलते हैं वहां ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। याद है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहते हैं उसको। मोनोपॉलिस्टिक में या मोनोपॉली में ऐसा नहीं हो पाता। दोनों फर्म का, मोनोपॉली हो या मोनोपोलिस्टिक, दोनों का एलएसी मिनिमम बाद में होता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट पहले ही हो जाते हैं। तो इसमें कुछ खास बात है, एक बताऊंगा आपको। पहले आप परफेक्ट कंपटीशन में देखो कि यहाँ पर ऑप्टिमम आउटपुट का मतलब क्या है, कि यहाँ फर्म कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करती है। देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में जो AR MR कर्व होता है आपका, वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AR इक्वल्स टू MR। MC आपका यू शेप ही होता है, आप बना लेते हो। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, आपको अच्छे से मालूम है। आप जब नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हो तो LAC को फ्लैटेड यू शेप इस तरह बनाते हो, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट इस पॉइंट पे होता है। अब ध्यान से देखो, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका LAC है वो मिनिमम है, इसे बोलते हैं मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। तो जहां पे LAC मिनिमम है वहीं पर परफेक्ट कंपटीशन ऑपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमम लेवल। क्योंकि यहाँ पे आपका जो LAC है वो मिनिमम है। लेकिन देखो, मोनोपॉलिस्टिक में आपका जो LAC है वो यहाँ मिनिमम है। मतलब फर्म को यहां प्रोड्यूस करना चाहिए था OQ1 पे, लेकिन फर्म ने किया OQ लेवल प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ उसको प्रॉफिट नॉर्मल हो गए थे। तो बच्चों बताओ, क्या फर्म और आगे तक प्रोडक्शन कर सकती थी या नहीं? क्वेश्चन छोटा सा है, क्या मोनोपोलिस्टिक में फर्म OQ1 तक प्रोडक्शन कर सकती थी या नहीं? सर कर सकती थी, क्योंकि LAC मिनिमम अभी आ सकता था। लॉस तो नहीं होगा आगे जाके भी, आगे जाके लॉस नहीं होगा, प्रोडक्शन फर्म कर सकती थी। तो OQ से लेकर OQ1 तक, OQ से लेकर OQ1 तक प्रोडक्शन बढ़ सकता था। बच्चों देखो, OQ तक प्रोडक्शन किया, ये फर्म का एक्चुअल प्रोडक्शन है, इसे बोलेंगे आप एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन जो OQ1 है, जो OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट है, ये फर्म का है ऑप्टिमम। ये हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑप्टिमम। क्यों? क्योंकि LAC मिनिमम है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जहां तक LAC मिनिमम है वो आपका OQ1 है। इतना कर सकती थी, एक्चुअल में किया इतना। तो OQ1 में से, OQ1 में से अगर मैं माइनस करूं OQ आउटपुट को, तो बचता है Q से लेके Q1 तक, जो फर्म ने प्रोडक्शन जिसका नहीं किया। ये गैप जो है ना बच्चों, ये वाला गैप सारा, इसको बोलते हैं हम एक्सेस कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेस कैपेसिटी। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है, मतलब वो प्रोडक्शन को और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उनका LAC मिनिमम भी आएगा। परफेक्ट कंपटीशन का LAC मिनिमम आ चुका, इसके बाद अगर प्रोड्यूस करेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, इनके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में LAC मिनिमम बाद में, आउटपुट आपने इतनी प्रोड्यूस की O से लेकर Q तक, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नॉर्मल हो गए, तो आप चाहते तो आगे प्रोड्यूस कर सकते थे। तो Q से लेकर Q1 तक, इसे बोलते हैं बच्चों एक्सेस कैपेसिटी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी होती है या नहीं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सर होती है। अब ये फायदा है, इसका नुकसान है। सर एक्सेस कैपेसिटी का फायदा भी है और नुकसान भी है। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि कैपेसिटी है तो प्रोड्यूस करो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और निकालो, है ना। लेकिन नुकसान कब है, कि अगर आपने नॉर्मल प्रॉफिट आपको हो गए हैं, उसके बाद भी आप आगे और प्रोडक्शन कर रहे हो, आउटपुट को बढ़ा रहे हो, तो कहीं आपको लॉस ना हो जाए। ठीक है, कहीं आपको
लॉस ना हो जाए, रिस्क आप ले रहे हो। तो रिस्क है आउटपुट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। देखो बच्चों, लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, शॉर्ट रन में कर लिया बच्चों, हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ना ही नॉर्मल, होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट, इसको आप ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद बोलता है कंडीशन होती है ए आर इक्वल टू एल ए सी। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपको यहां हो गया आर पॉइंट पे, ये नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चा। लेकिन इसके बाद देखो आपका एल ए सी यहां मिनिमम आ सकता था, ये आपका एल पॉइंट जो है ये है मिनिमम पॉइंट ऑफ एल ए सी, यहां तक फर्म प्रोड्यूस कर सकती थी। क्यू से लेकर क्यू वन के बीच में जो गैप है इसको बोलते हो आप एक्सेस कैपेसिटी, जो फर्म के पास है इसका फर्म यूटिलाइज कर सकती है जब चाहे। तो बच्चों यहां बोल रहा है कि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट जस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट है। फर्म ऑपरेट एट सब ऑप्टिमम लेवल एज शोन बाय पॉइंट आर। फर्म जो ऑपरेट कर रही है वो आर पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, जो बोलते हैं सब ऑप्टिमल लेवल। फिर ऑप्टिमल लेवल कौन सा होता है सर, पॉइंट एल पे होता है ऑप्टिमम लेवल और पॉइंट आर पे है सब ऑप्टिमल लेवल। ठीक है। तो फर्म चाहे तो ऑप्टिमम लेवल पे, व्हाट इज ऑप्टिमम, कितना प्रोड्यूस कर सकते हो वो आपका ऑप्टिमम है, और जहां आपका एलएसी मिनिमम वो भी ऑप्टिमम है, तो वहां पर फर्म जा सकती है। लेकिन फर्म जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही एल पॉइंट पे। तो एल पॉइंट तक जो आपके आउटपुट आइडल पड़ी हुई है, क्यू से लेकर क्यू वन तक, क्यू से लेकर क्यू वन कर लेना इसको, क्यू से लेकर क्यू वन तक जो आउटपुट आपकी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है उसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, उसका फर्म यूज कर सकती है। फर्म्स आर नॉट ऑफ ऑप्टिमम साइज। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म ऑप्टिमम साइज की नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो ऑप्टिमम साइज की होती है। ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म एल ए सी के मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट करती है। मोनोपोलिस्टिक में फर्म मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करती है, उससे पहले ऑपरेट करती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का साइज ऑप्टिमम नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यहां पर एक्सेस कैपेसिटी होती है जिसका यूज फर्म कर सकती है। ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स वो सब ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट करती है लॉन्ग रन में, ना कि ऑप्टिमम लेवल पे। ये आप ध्यान रखना। यहां तक आपका मोनोपोलिस्टिक खत्म हो गया, ओलिगोपोली शुरू हो रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने मीनिंग, फीचर्स, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और एक्सेस कैपेसिटी सब कर लिया। इसके बाद शुरू होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली को हम शुरू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ओलिगोपोली करने के बाद चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चन है आईसीए के मटेरियल से। फिर हम डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चन को डाउट सॉल्विंग सेशन में। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो आज जितना भी किया बच्चों उसको रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, कंडीशंस को याद रखो, सभी मार्केट्स को आपस में कंपेयर करो, कौन से मार्केट में क्या, 3 मार्केट आप लोगों ने पढ़ ली बच्चों, कंपैरिजन करो, समझ में आएगा। इतना ही करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ ओलिगोपोली में। थैंक यू सो मच।